नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वैसे स्वागत तो रोज ही होता है, ठीक है ना? एक तरीके से ये मेरा संबोधन शब्द बन गया। देखो, आज की जो हमारी क्लास है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है हर्मेन्यूटिक परंपरा। हिंदी में इसे वाक्यात्मक परंपरा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे चेहरे पर आप खुशी भी देख रहे हो, मेरे चेहरे पर आप थकान भी देख रहे हो। खुशी इसलिए है कि मैं एक विशेष टॉपिक के बारे में क्लास बना रहा हूँ और थकान इसलिए है कि भाई साहब कंटेंट तैयार करने के लिए कई घंटे लगे हैं। इस टॉपिक को लेकर ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध नहीं है। ऑफलाइन माध्यम में तो छोड़िए, ऑनलाइन माध्यम में ही नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज खंगालने के बाद में एक सार गर्भित और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में लेकर आया हूँ। मुद्दे पर आ जाओ। अब पहले मैं आसान शब्दों में इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो हर्मेन्यूटिक परंपरा है ना, वो क्या होती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्लास को अच्छे से देख लिया, सुन लिया, यहाँ से कोई प्रश्न आएगा ना, गलत होने की संभावना लगभग 0 हो जाएगी। साथियों, अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे। राहुल गांधी जी ने रागा की भूमिका निभाई थी, पैदल यात्रा की थी, भारत भ्रमण किया था। तो भारत भ्रमण के दौरान जब वो पद यात्रा पर थे, तो दक्षिण भारत की कोई जगह थी, है ना, शायद आंध्र प्रदेश का कोई स्थान था। वहां पर मिस्टर गांधी अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और मंच पर एक छोटी बच्ची थी जो अंग्रेजी भाषा में उनका भाषण है ना, उसको कन्वर्ट कर रही थी वहां की लोकल लैंग्वेज में। ऐसा हो सकता है कि जो मंच के सामने लोग बैठे हुए थे उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा। तो मिस्टर गांधी अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, वो लड़की है जो लोकल भाषा में उनके भाषण को कन्वर्ट कर रही थी। तो वो लड़की जो भूमिका निभा रही थी, वो लड़की जो कार्य कर रही थी ना, दैट इज हर्मेन्यूटिक परंपरा। यही क्या कहलाती है? हर्मेन्यूटिक परंपरा कहलाती है। यूनान के साहित्यों की हम चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो रहस्यमयी दुनिया है ना, वो या तो हमारे साहित्य में है या यूनान के साहित्यों में है। तो यूनान के साहित्यों में एक किरदार था, एक व्यक्ति था जिसे हम हर्मिस बोलते थे, है ना? मतलब हम क्या बोलते हैं, उसको हर्मिस की संज्ञा दी गई थी। हर्मिस क्या काम करता था कि भगवान का जो भी मैसेज होता वो लोगों के पास लाता और लोगों का मैसेज होता वो भगवान के पास जाता। तो अब ये बात तो पता है कि भगवान जिस भाषा में मैसेज देते थे, ये आवश्यक नहीं है कि साधारण व्यक्ति उस भाषा में उस मैसेज को समझ पाते। तो वो जो भूमिका निभाता था ना, कन्वर्ट करने की जो भूमिका निभाता था, दैट इज हर्मेन्यूटिक। इसे ही हम क्या कहेंगे? हर्मेन्यूटिक। जैसे हमारे धर्मशास्त्र की चर्चा करते हैं हिंदू धर्म में, तो नारद जी भगवान है। अब नारद जी भगवान का क्या रोल रहता है कि अभी इस देवता के पास गए, अभी उस देवता के पास गए, इसके मैसेज को यहाँ से उठाया, उसके मैसेज को वहां पे डिलीवर किया, उस डिलीवरी को लेकर जमीन पर आए। तो वो जो नारद जी भगवान जिस भूमिका को निभा रहे हैं ना, दैट इज हर्मेन्यूटिक। जैसे हम ग्रंथों की चर्चा करते हैं, वैसे तो ये है ना, इसका ताल्लुकात बाइबल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? प्रोटेस्टेंट धर्म से जुड़ा हुआ है, यहूदियों से जुड़ा हुआ है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे मैसेज हुआ करते थे जो साधारण पब्लिक के समझ में नहीं आते कि भगवान के मैसेज क्या है। तो जो मेडिएटर लोग होते थे ना, जो हर्मिश लोग होते थे, वो क्या करते थे? उन मैसेज को डिलीवर करते थे किसके पास? पब्लिक के पास। दैट इज हर्मेन्यूटिक। देखो भाई, बहुत आसान है पढ़ना, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन समझना थोड़ा सा कठिन है। मैं हर बार आपसे एक बात कहता हूँ, प्रश्न भले ही उसका आंसर आप पे आए आए या ना आए, लेकिन भाव समझ में आ गया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। तो आज की क्लास है, उसमें हम हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप यूं कहोगे कि गुरुजी इसकी आवश्यकता कैसे आन पड़ी? जैसे साथियों, मैक्स वेबर का नाम आपने सुन रखा होगा, सुन रखा है मैक्स वेबर का नाम। उन्होंने एक पद्धति दी थी जिसे हम व्रस्टेन पद्धति के नाम से जानते हैं। आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में टॉपिक दे रखा है। व्रस्टेन पद्धति यूं कहती है कि जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो या कोई भी क्रिया कर रहे हो ना, वो उस एनवायरमेंट के अनुसार होनी चाहिए। दैट इज व्रस्टेन मेथड्स। मतलब जैसे हम एक शोधकर्ता के दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं,
एक अनुसंधानकर्ता किसी फील्ड में जाता है और वह अपने व्यूज को थोपने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं बहुत लिबरल व्यक्ति हूं, ठीक है ना, लिबरल व्यक्ति हूं और हूं भी लिबरल व्यक्ति। सभी धर्मों में मैं समान रूप से आस्था रखता हूं। मुझे हिंदू धर्म भी पसंद है, मुझे मुस्लिम भी पसंद है, क्रिश्चियन, ईसाई, सभी धर्मों को मैं सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। लेकिन मैं एक ऐसे गांव में चला गया, मैं अनुसंधान करता हूं, मैं ऐसे गांव में चला गया, वहां के सारे व्यक्ति है ना वो धार्मिक कट्टरतावादी है, वो किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं। तो वहां पर मेरी जो लिबरल थ्योरी है ना, मेरी लिबरल थ्योरी काम नहीं करेगी। मुझे उनके कट्टरतावादी दृष्टिकोण को काम में लेकर ही क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे हम साथियों हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों की चर्चा करते हैं, हमारे देश में दोनों धर्मों का टकराव बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अब मान लेते हैं मैं हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता हूं और हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर मैं किसी मुस्लिम, ऐसी जगह है जहां पर मुस्लिम लोग बहुतायत रूप से रहते हैं, तो मैं उन लोगों के बीच में जाकर अपने दृष्टिकोण को थोपता हूं। एक अनुसंधानकर्ता को चाहिए मैक्स वेबर की व्रिस्टेन पद्धति को फॉलो करते हुए जहां वो रिसर्च कर रहा है, जो उसके उत्तरदाता है, जो फील्ड है, उसी दृष्टिकोण को उसे काम में लेना चाहिए। तो जो हर्मेनेटिक है ना, वाक्यवादी दृष्टिकोण है, ये मूल पाठ के जो मैसेज है ना, मूल पाठ क्या कहना चाह रहा है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उसके रेफरेंसेज क्या है, उसके भाव क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसके इंटरप्रिटेशन का क्या करता है, काम करता है। जैसे साथियों हम मैक्स वेबर के फिर सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं। मिस्टर वेबर ने 4 प्रकार की क्रिया दी है। सबसे पहले रेशनल यानी तार्किक क्रिया, फिर जिसके बाद में एवुलेटिव यानी मूल्यांकनात्मक क्रिया, ए के बाद में ए का मतलब होता है अफेक्टिव यानी संवेगात्मक क्रिया, और फिर जिसके बाद में ट्रेडिशंस यानी परंपरागत क्रिया। 4 प्रकार क्रियाओं की बात करता है। अब मैक्स वेबर साहब यूं कहता है, समझना इसको, कि दो साइकिल सवार आपस में टकराते हैं और दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और अपने अपने रास्ते चले गए। क्या ये सामाजिक क्रिया है? ये सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो हुआ ही नहीं भाई। इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, हमारे भारत के कुछ एक सैनिक है, लगभग 5 सैनिक है, और पाकिस्तान के लगभग 50 सैनिक है। अब ध्यान रखना, 5 सैनिकों ने 50 सैनिकों से जमकर मुकाबला किया। फाइनली पाकिस्तान की तरफ से और ज्यादा सैनिक आ गए, तो हमारे जो 5 सैनिक थे ना, उसमें से एक सैनिक वापस अपने कैंप की तरफ आता है मदद मांगने के लिए। लेकिन कैंप में बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि ये डरकर भाग रहा है, ये डर की वजह से आ रहा है। अब क्रिया ये हुई कि उस व्यक्ति ने मूवमेंट्स किया, वो अपने कैंप की तरफ आया, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। वो डरकर नहीं आ रहा था, बल्कि वो मदद मांगने के लिए आ रहा था। तो जो हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशन से है, वो साथियों हमें जो ओरिजिनल मीनिंग्स है ना, वो ओरिजिनल मीनिंग्स पर क्या देता है, जानकारी दे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसको समझने पर जोर देना, और आज की जो हमारी क्लास है ना, इसमें फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे साथियों हम कुछ क्रियाओं की चर्चा करते हैं। अब एक दिन मैं एक देख रहा था, जैसे नॉर्मली हरियाणा में होता है ऐसा, और बिहार में भी होता है ऐसा, प्रोग्राम तो होता है धार्मिक और रसिया चलते हैं, रागनी चलती है। ये हर्मेन्यूटिक परंपरा नहीं है भाई साहब। किसी की कोई क्या है, कोई मर गया, उसकी बरसी है, सपना चौधरी को बुला के और वो गाने चल रहे हैं, तो ये हर्मेन्यूटिक परंपरा नहीं है। हर्मेन्यूटिक परंपरा ये कहती है कि माता जी का जागरण हो रहा है ना, तो गाने माता जी के ही चलने चाहिए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये नहीं कि सरकाई लोग खटिया जा डालेंगे, है ना। हार्मेनेटिक परंपरा है जो रेफरेंस से समझने की बात करता है, मीनिंग्स को समझने की बात करता है। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको आज की क्लास में, ठीक है। आपको एक एक चीज को समझ जाना है। देखो साहब, पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति हुए थे और उनका नाम है मार्टिन, ठीक है। इसमें नाम भी बड़े अजीब आएंगे, है ना। उस भाई साहब का नाम है मार्टिन हेडेगर, है ना।
तो मिस्टर मार्टिन हेडेगर साहब है ना, जिसने हर्मेन्यूटिक सर्किल का आविष्कार किया था। तो एक प्रश्न तो यही बनकर तैयार हो जाता है कि जो हर्मेन्यूटिक सर्किल है, इसका निर्माण किसने किया है? मार्टिन हेडेगर ने किया। तो यहां पर मार्टिन हेडेगर यूं कहता है कि मान लेते हैं कोई कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना, कोई संदर्भ है, और उस संदर्भ को हम टेक्स्ट के द्वारा समझ सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ, ठीक है ना। उस संदर्भ को हम पाठ के द्वारा समझ सकते हैं, या फिर कोई पाठ होता है, उस पाठ को हम कॉन्टेक्स्ट के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा नई समझ विकसित होती है और एक तरीके से नया कंटेंट बनता है, और ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल चलती रहती है, एक चक्कर चलता रहता है। मतलब ये समझ जाना कि मिस्टर मार्टिन हेडेगर यूं कहना चाह रहा है कि कंटेंट को टेक्स्ट के द्वारा समझा जा सकता है, टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट के द्वारा समझा जा सकता है। ये संदर्भों की बात करता है। जैसे हम एथनोमेथोडोलॉजी की बात करते हैं, लोक विधि विज्ञान की, तो लोग एक्टिविटीज करते हैं, है ना। मिस्टर हेराल्ड गॉर्थिसन की किताब है स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी। कोई भी लोग मूवमेंट कर रहा है, कोई भी लोग क्रिया कर रहा है, अब उस क्रिया के पीछे अर्थ को ढूंढने का काम कौन करेगा? एथनोमेथोडोलॉजी करेगा, लोक विधि विज्ञान करेगा। तो जो मीनिंग्स को ढूंढने का काम किया जाता है ना, दैट इज हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस। इसे हम बोलते हैं वाक्यवादी परंपरा। यहां पर लिख भी रखा है कि हर्मेन्यूटिक परंपराएं है ना, एक तरीके से दृष्टिकोण होता है। हर्मेन्यूटिक परंपराएं हैं एक तरीके से सिद्धांत होते हैं जो किसी टेक्स्ट के, किसी साहित्य के, किसी धार्मिक और किसी दार्शनिक ग्रंथों की व्याख्या करने के काम आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है आपका सेंडर, एक तो होता है आपका सेंडर, और दूसरी तरफ होता है आपका रिसीवर, ठीक है। सेंडर और रिसीवर, यहां पर ध्यान रखना कि भाई साहब सेंडर ने कोई मैसेज भेजा और रिसीवर ने वो मैसेज प्राप्त कर लिया, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो मैसेज भेजा गया था, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो मैसेज भेजा गया था, यहां पर रिसीवर ने उस कॉन्टेक्स्ट में उस मैसेज को ना लेकर किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया। लेकिन जो हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस है, वो ओरिजिनल कंटेक्स्ट की बात करता है कि जिस भाव के साथ, जिस उद्देश्य के साथ जो मैसेज भेजा गया है, रिसीवर को उसी भाव उद्देश्य के साथ वो मैसेज समझना है। दैट इज हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस। आ गया समझ में? तो मतलब एक तरीके से यह दृष्टिकोण होता है, एक तरीके से सिद्धांत होता है, जो टेक्स्ट, साहित्य, कोई दर्शन, चाहे धार्मिक दर्शन हो सकता है, राजनीतिक दर्शन हो सकता है। जैसे हम राजनीतिक दर्शन की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब जहां राजनीतिक दर्शन आ गया वहां पावर आ गया, है ना भाई। राजनीतिक दर्शन पावर इसलिए आया कि राजनीति क्यों की जाती है? ऑथोरिटी के लिए, सत्ता के लिए की जाती है। अब कोई एक्टिविटीज की जा रही है और वो राजनीतिक एक्टिविटीज है, हम क्या कर लेते हैं? उसको धर्म से जोड़ लेते हैं। आजकल हमारे देश में यही तो हो रहा है। राजनीति मीन्स पावर, पावर और नॉलेज। फूको बात करते हैं पावर और नॉलेज की, लेकिन राजनीति को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा रहा। राजनीति को सांप्रदायिकता से जोड़ दिया, सांप्रदायिकता से जोड़ दिया तो किसी एक विशेष पार्टी की सरकार हमारे देश में बन जाती है। देखो, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी का समर्थक हूं, मैं यहाँ पर न्यूट्रल हूं। कांग्रेस वाले अपनी विचारधारा को थोपते हैं, बीजेपी वाले अपनी विचारधारा को थोपते हैं। तो ये इनका वाक्यवादी दृष्टिकोण नहीं है। जो मूल कंटेंट है ना, मूल कंटेंट है, मूल कॉन्टेक्स्ट है, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है। ओरिजिनल जो कंटेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन की बात कौन करता है? हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस करता है। आ गया समझ में? फिर जिसके बाद में इसमें बहुत सारे दृष्टिकोण या पद्धति होती है जो किसी टेक्स्ट की गहरी समझ या व्याख्या करने पर क्या देती है? बल देती है। मतलब याद रखना, जैसे हम प्रबोधन काल की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात है साहब लगभग 17वीं शताब्दी की, ठीक है। जिसके बाद में ये बात है 18वीं शताब्दी की, और जिसके बाद में ये बात है 19वीं शताब्दी की। जगह होती है यूरोप। अब यूरोप में क्या था कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद है ना, वो फैला हुआ था। बाइबल है, तो बाइबल के जो धर्म के ठेकेदार है ना, वो क्या करते थे कि बाइबल का डर दिखाते थे। राजा का एक सिद्धांत चलता है, जैसे राजा के हम देवीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। राजा भी क्या करता था कि लोगों को मूर्ख बनाता था। राजा यूं कहता है कि मैं मैसेंजर हूं भगवान का, भगवान का मैसेंजर मतलब मैं हरमिस हूं। आप मेरी पूजा करोगे
तो डायरेक्ट भगवान की पूजा करोगे। आपके मैसेज को मैं कहां डिलीवर करूंगा? भगवान के पास। और लोग भी ऐसा करते थे। ये प्रबोधन काल इसीलिए तो आया। जो वहां के विचारक थे, बुद्धिजीवी लोग थे, कि भाई साहब ये तो फिरकी ले रहा है। जैसे वो अक्षय कुमार की फिल्म है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना? गॉड कौन सा है? ओ एम जी, ओ माई गॉड, ठीक है ना? मैसेंजर ऑफ गॉड भी वही, मिस्टर राम रहीम की वही है, मैसेंजर ऑफ गॉड भी उसी आधार पर है। जैसे ओ माई गॉड की चर्चा करते हैं, उसमें मिथुन चक्रवर्ती होता है, अक्षय कुमार होता है, परेश रावल होता है। तो भगवान के ऊपर वो केस कर देते हैं। वो भगवान के ऊपर केस इसलिए करते हैं कि मैसेज, क्या तो मैसेज आ रहा है, उस मैसेज का प्रभाव क्या पड़ रहा है? ना तो कंटेक्स्ट का मिलान हो रहा, ना रेफरेंसेज का मिलान हो रहा। जब इनका मिलान नहीं हो रहा है तो इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है। तो हम प्रबोधन काल की चर्चा करें, 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी की, बाइबल का डर दिखाया जाता था। जो पोप है ना, क्रिश्चियन धर्मगुरु है पोप, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। तो उसका अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये है ना, हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस, ये अस्तित्व में आया। आ गया समझ में? किसी पाठ यानी टेक्स्ट की गहरी समझ और व्याख्या करने के लिए। जैसे साथियों, एक दिन हमने प्राच्यवाद पढ़ा था, ठीक है ना? ओरिएंटलिज्म पढ़ा था हमने। किसने दिया था प्राच्यवाद? ओरिएंटलिज्म। अभी तो कुछ दिन पहले क्लास बनाई थी ओरिएंटलिज्म की। अरे यार, पुराने बैच में पढ़ाया था मैंने ओरिएंटलिज्म तो। एडवर्ड सईद ने नहीं दिया था ओरिएंटलिज्म, ठीक है? तो एडवर्ड सैड का पता है मुद्दा क्या था? फिलिस्तीन का रहने वाला था एडवर्ड सैड। तो एडवर्ड सैड है ना, उसने एक तो पूर्वी साहित्य की बात की है, और मिस्टर एडवर्ड सैड है ना, जिसने पश्चिमी साहित्य की बात की है। तो ये जो पश्चिम साहित्य है ना, वो खुद को केंद्र में रखकर, एडवर्ड सईद यूं कहता है कि पश्चिम साहित्य खुद को केंद्र में रखकर बाहरी दुनिया को देखता है। वो कहता है कि पहले हम हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, वो लोग अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है ना? ओरिजिनल हम हैं और डुप्लीकेट वो लोग हैं, ठीक है ना? तो यहां पर ये जो आपका टॉपिक है हर्मेन्यूटिक है, वो इसी बात पर बल देता है कि वास्तविक रूप में इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। एक अनुसंधान करता है ना, उसके कार्यशैली को ये सुधारने का काम करता है। जैसे साथियों, हम चर्चा करते हैं, एक्सकिमो लोगों की चर्चा करते हैं, ठीक है? एक्सकिमो लोगों में एक कुप्रथा पाई जाती है, मैं लिख देता हूं। एक्सकिमो लोगों में एक कुप्रथा पाई जाती है। एक कुप्रथा है फीमेल इन्फेटिसाइड, ठीक है ना? और दूसरी कुप्रथा है वाइफ लैंडिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, फीमेल इन्फेटिसाइड में अगर कोई छोटी बच्ची पैदा हुई, वो छोटी बच्ची को मार देते हैं। अब वो उनका दृष्टिकोण रहा होगा, और मौज मस्ती के लिए जो अपने लाइफ पार्टनर है ना, उसको एक दूसरे के पास एक्सचेंज करते हैं। तो यहां पर ये जो हर्मेन्यूटिक विचारधारा है ना, वो भी साथियों यही कहती है कि आप अपने दृष्टिकोण को काम में मत लो। आप ओरिजिनल जो कंटेक्स्ट है ना, ओरिजिनल जो मीनिंग्स है, उसको समझने पर काम बनो, ठीक है? चलो साहब, आगे बढ़ते हैं। फिर जिसके बाद में, हाँ, ये प्रश्न है ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनकर तैयार होता है। मार्टिन हेडेगर, जिसने हर्मेन्यूटिक सर्किल का क्या किया है, आविष्कार किया है। जिसके बाद में एक तरीके से ये सिद्धांत होते हैं, एक तरीके से कार्य प्रणाली होती है, जो समझ और संचार पर क्या देती है, बल देती है। आधुनिक समय में जो हर्मेन्यूटिक है ना, ये मौखिक भी हो सकता है, और हर्मेन्यूटिक है वो गैर मौखिक भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है ना? कोई संकेत, जैसे कई संकेत ऐसे होते हैं और उनका हम मीनिंग्स कुछ दूसरा ले लेते हैं। उधर से दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरी बी है, ठीक है ना? अब जो बी है ना, उसने स्वाभाविक रूप से स्माइल पास करी, ठीक है? ये ए वाला लड़का है, वो उसका मीनिंग कुछ और ले गया, ठीक है ना? वो गलत फहमी में आ गया कि जो बी नाम की लड़की है, इसने मेरी तरफ स्माइल करी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हर्मेन्यूटिक्स है ना, वो मौखिक और गैर मौखिक दोनों हो सकता है। इन दोनों के बीच में जो गलत फहमी पैदा हुई है ना, इसके वास्तविक इंटरप्रिटेशन की बात कौन करता है? हर्मेन्यूटिक करता है। कि उसकी एक स्वाभाविक स्माइल थी, हो सकता है कि भाई समझ के वो तेरी तरफ हंस रही है। ठीक है, किसी में भी हो सकता है। ध्यान रखना, हर्मेन्यूटिक है ना, वो सांकेतिक भी हो सकता है, पूर्व धारणा और पूर्व समझ भी हो सकती है। कानून, इतिहास, धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, सब में हो सकता है। और हर्मेन्यूटिक परंपरा
ग्रंथ, प्रतीक, ऐतिहासिक संदर्भ, मानवीय अनुभव इत्यादि इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, फिर जिसके बाद में अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं, पहली बात तो ये आपके समझ में आ गया कि हर्मेन्यूटिक परंपरा क्या है। हर्मेन्यूटिक परंपरा इंटरप्रिटेशन की बात करता है, हर्मेन्यूटिक परंपरा अर्थ समझने की बात करता है, हर्मेन्यूटिक परंपरा है ना वो रेफरेंसेस को समझने की बात करता है, हर्मेन्यूटिक परंपरा है वो भावों को समझने की बात करता है, हर्मेन्यूटिक परंपरा उद्देश्य को समझने की बात करता है, हर्मेन्यूटिक परंपरा मूल कंटेंट को जो रेस्पोंडेंट हैं या जो पाठक है ना उनके पास डिलीवर करने की बात करता है। यहां तक समझ में आ गया। अगर हम इनके इतिहास की चर्चा करें, प्रारंभिक व्याख्या, तो सबसे पहले धर्मशास्त्रों से इसकी शुरुआत होती है ना, और धर्मशास्त्र भी कहाँ के, रोम और यूनान के। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम रहस्यवाद की चर्चा करते हैं तो रहस्यवाद सबसे पहले धर्मशास्त्र में ही छुपा हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे हम आगस्ट काम्टे की चर्चा करते हैं, अब आगस्ट काम्टे ने चिंतन के 3 स्तर दिए हैं। सबसे पहले मिस्टर आगस्ट काम्टे साहब हैं वो थियोलॉजी की बात करता है। ठीक है, सबसे पहले आगस्ट काम्टे हैं वो थियोलॉजी की बात करता है, फिर जिसके बाद में काम्टे है वो मेटाफिजिक्स की बात करता है। ठीक है, और जिसके बाद में जो काम्टे है ना वो पॉजिटिज्म की बात करता है। तो यहां पर जो थियोलॉजिकल है ना वो अलौकिक शक्ति में विश्वास की बात करता है। मतलब थियोलॉजी में व्यक्ति ये सोचता है आसमान में बिजली कड़क रही है तो कोई शक्ति है, वो हमसे नाराज है इसलिए बिजली कड़क रही है। तेज बारिश हो रही है तो कोई हमें नाराज है इसलिए बारिश कर रहा है। आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है तो कोई हमसे नाराज है, कोई है, और वो किसने देखा है वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेटाफिजिक्स क्या करता, थियोलॉजी में तो जो दिखाई नहीं देता उसमें विश्वास करना, और मेटाफिजिक्स जो दिखाई देता उसमें विश्वास करना। गधा दिखाई दे रहा है, गधे में शक्ति है, हाथी दिखाई दे रहा है, हाथी में शक्ति है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ में शक्ति है। लेकिन फिर पॉजिटिज्म आ गया, दैट इज हर्मेन्यूटिक। पॉजिटिज्म है ना वो कहता है कि भाई जिसका निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन के द्वारा सत्यापन किया जा सके, दैट इज पॉजिटिव, उसे हम विज्ञान कहता है। तो हर्मेन्यूटिक्स है ना वो मूल कंटेंट को उजागर करने की बात करता है कि ये जो आसमान में बिजली कड़क रही है ना ये कोई रहस्यमयी घटना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक घटना है। ठीक है ना, ये प्राकृतिक घटना है जो 2 कारकों के घटित होने से घटित होती है। ठीक है, आ जाओ साहब, अगर हम प्रारंभिक इसके इतिहास की चर्चा करें तो इसकी जड़ ग्रीक और रोम के इतिहास में जुड़ी हुई है, वो भी खासकर धार्मिक ग्रंथों में, है ना। और प्लेटो और अरस्तु जैसे व्यक्ति थे ना, इन्होंने हर्मेन्यूटिक विचारधारा को काम में लिया था। ये उस जमाने के बुद्धिजीवी व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने ओरिजिनल पाठ और उसके मीनिंग्स को लोगों के सामने लाने का काम किया। जैसे धार्मिक हर्मेन्यूटिक की चर्चा करें तो वही यहूदी बाइबल ये डर दिखाते थे। ठीक है ना, तो बुद्धिजीवियों ने इनके डर को दूर करने का काम किया, और इसमें 2 विधियां विकसित की गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक विधि है एलेगोरिकल, ठीक है, और दूसरी विधि है लिटरल। ठीक है ना, और यहां पर लिटरल का मतलब होता है कि पाठ के स्पष्ट और सीधे अर्थ को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, कि पाठ में जो भी लिखा हुआ है ना वो स्पष्ट और सीधे अर्थ को ही हम क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। और एलेगोरिकल का मतलब होता है कि पाठ के गूढ़ या प्रतीकात्मक अर्थ को समझने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, पाठ में कोई भी सिंबल्स है या पाठ में कोई छिपा हुआ भाव क्या है उसको समझने पर जोर दिया जाता है, उसे हम एलेगोरिकल बोलेंगे। और लिटरल का मतलब है कि जो स्पष्ट तौर पर दिया जाए उसी को सत्य मानकर आप इंटरप्रिटेशन कीजिए। आ गए समझ में। अगर उसी तरीके से मध्यकाल की चर्चा करें, मध्यकाल में भी यहूदी और ईसाई विद्वानों ने गूढ़ अर्थ को समझने के लिए इस दर्शन का प्रयोग किया था। ठीक है, स्कूल ऑफ एलेक्सेंड्रिया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर्मेन्यूटिक विचारधारा से ही आती है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। और उसी तरीके से मिस्टर थॉमस एक्विनास की चर्चा करें, थॉमस एक्विनास जो जिन्होंने कोई भी टेक्स्ट, यहां पर जो पाठ आएगा ना, पाठ आएगा तो पाठ का मतलब होता है टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ग्रंथ है वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई लिखावट मतलब कोई बुक्स है वो टेक्स्ट हो सकती है, किसी के कुछ सिद्धांत वो टेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक, तो इनमें तर्क और विश्वास पर ध्यान केंद्रित किया है, मतलब एक तरीके से लॉजिक समझने पर बल दिया है। ठीक है, फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 18वीं और 19वीं शताब्दी की चर्चा करते हैं, तो 2 ये व्यक्ति हुए हैं, ध्यान रखना।
एक व्यक्ति जिसका नाम है मार्टिन हाइडेगर और दूसरा व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज गेडेमर। ठीक है, इसने हर्मेन्यूटिक सर्किल का निर्माण किया मार्टिन हाइडेगर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्रोनाउंसिएशन अर्थ है ना वो अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में इनका योगदान है। यहाँ पर लिख भी रखा है कि हाइडेमर ने हर्मेन्यूटिक सर्कल पर विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, पाठ का अर्थ, पाठक की समझ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई भी पाठ है ना, पाठ का मतलब होता है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट का मीनिंग और पाठक की समझ वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। मतलब जो पाठ का ओरिजिनल मैसेज है ना वो पाठक के पास जाना ही चाहिए, तभी वास्तविक तरीके से इंटरप्रिटेशन हो पाएगा। इसकी बात कही है मिस्टर हाइडेमर ने। ठीक है, फिर जिसके बाद में गेडेमर की चर्चा करते हैं, तो गेडेमर की एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ट्रूथ एंड मेथड्स। ध्यान रखना, सारी चीजों को याद रख लेना। और इसमें संवादात्मक प्रक्रिया के रूप में पेश किया है। ठीक है, ये संवाद की बात करते हैं कि संवाद प्रक्रिया के द्वारा ही वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रूथ एंड मेथड्स किसकी है, मिस्टर गेडेमर की। ठीक है, और हर्मेन्यूटिक सर्किल किसने बनाया, मिस्टर हाइडेमर ने बनाया, है ना। हाइडेगर या हाइडेमर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर जिसके बाद में समकालीन यानी वर्तमान समय की चर्चा करें, तो आजकल आपने देखा होगा हर्मेन्यूटिक सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी, जैसे हम फूको और दरिदा की चर्चा करते हैं, इन्होंने पॉलिटिकल में भी हर्मेन्यूटिक को लागू किया है, पावर में भी हर्मेन्यूटिक को लागू किया है, नॉलेज है ना उसमें भी हर्मेन्यूटिक को लागू किया है। तो फूको और दरिदा है, ये भी हर्मेन्यूटिक विचारधारा से ही आते हैं। ठीक है, अगर हम नैरेटिव हर्मेन्यूटिक की चर्चा करते हैं, तो एक कथावाचक दृष्टिकोण है। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्टोरी सुना रहा है, ठीक है ना। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे कथावाचक पैदा हो गए हैं, जैसे हम अनिरुद्ध आचार्य जी की चर्चा करें, या एक देवकी रंजन ठाकुर जी की चर्चा करें, या बागेश्वर वाले बाबा की हम चर्चा करें, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो वो एक कथा सुनाते हैं। अब उस कथा में जो रेफरेंसेज आते हैं ना, वो रेफरेंसेज को समझना, मतलब वो रेफरेंसेज का भाव क्या है, वो संदर्भ है, वो संदर्भ क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये नैरेटिव हर्मेन्यूटिक्स कहलाता है। आ गया समझ में। ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि हर्मेन्यूटिक सर्कल, इसका निर्माण किया था हाइडेगर ने, और गेडेमर, इनकी जो किताब है ट्रूथ एंड मेथड्स, ठीक है, जिसमें ये संवाद की बात करते हैं। ये जो कीवर्ड है ना, इसको आप याद कर लेना। संवाद किसके साथ जुड़ा हुआ है, मिस्टर जॉर्ज गेडेमर के साथ। ठीक है, ये गुरु शिष्य थे आपस में। फिर जिसके बाद में इसकी विशेषताओं की चर्चा करें कि जो हर्मेन्यूटिक विचारधारा है इसकी विशेषता क्या है, तो ध्यान रखना भाई, ये एक तो ये टेक्स्ट की व्याख्या पर बल देता है, पाठ की व्याख्या पर, इंटरप्रिटेशन पर बल देता है ना, कि पाठ का जो अर्थ है वो क्या है और इस अर्थ को कैसे समझा जा सकता है, इसका जो मैसेज है वो किस तरीके से पाठकों तक पहुंच पाए। जिसके बाद में ये रेफरेंसेज की बात करता है। ठीक है, पाठ किस रेफरेंस में है, पाठ है ना, क्या उसका रेफरेंस सामाजिक है, क्या उसका रेफरेंस सांस्कृतिक है, क्या ऐतिहासिक रेफरेंस है। ठीक है। मुझे एक याद आ गई, हमारे गांव में भागवत जी का पाठ हो रहा था, है ना। भागवत जी 7 दिन चलती है। तो एक पंडित जी आए थे। अब सुबह 10 बजे से पंडित जी भागवत पाठ करते, 5 बजे वो प्रसादी वितरण करके अब शाम को क्या वो कीर्तन होता था, उसमें जो लोकल हम भी चले जाते, माइक में बोलने का शौक था पहले। भाई माइक हाथ में आ गया ना तो भगवान मिल गया। हेलो हेलो भी बोल दिया ना कि गांव वाले सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है, गांव वाले जल्दी आए, भाई बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। तो वो सत्संग मंडली है वो तो देर रात को आती, तो माइक में क्या वो फिर वही फिल्मी गाने चलते, जब जब तू मुझको पुकारे। तो ये हर्मेनेटिक नहीं हुआ। हर्मेनेटिक है ना जो ये कहता है कि भाई ये धार्मिक आयोजन है। हमारे अंदर हर्मेनेटिक का अभाव था, तभी तो हम फिल्मी गानों का उद्घोष करते थे। अगर हर्मेनेटिक विचारधारा हमारे दिमाग में होती ना, तो हम वही भजन संगीत ही गाते। ठीक है, तो हर्मेनेटिक विचारधारा यही कहती है
कि किसी की शोक सभा में जा रहे हो ना तो स्माइल नहीं देनी चाहिए, वो सैड माहौल ही बनाकर आपको रहना है, क्योंकि यहाँ कोई मरा है। ठीक है, चलो सब आगे बढ़ते हैं। मतलब ये संदर्भ रेफरेंसेज की बात करता है, इसमें विभिन्न दृष्टिकोण जुड़े हुए हैं। ठीक है, और संवाद के महत्व पर क्या करता है, ये बल देता है। पाठक और पाठ के बीच में क्या होता है, एक संवाद होता है। संवाद होगा भाई, चर्चा होगी, वाद प्रतिवाद संवाद, है ना। ये डायलेक्टिक प्रोसेज है, द्वंद की प्रोसेज है, वाद प्रतिवाद एवं संवाद। सबसे पहले वाद आएगा, फिर वाद का विरोध करने के लिए प्रतिवाद आएगा, और फिर थोड़े समय के लिए एक अस्थायी समाधान आएगा जिसे हम संवाद बोलते हैं। तो वाद प्रतिवाद संवाद की बात कौन करता है, मिस्टर कार्ल मार्क्स करता है। उन्होंने हीगल से ग्रहण की थी ये डायलेक्टिक थ्योरी। हीगल की किताब थी फिलोसफी ऑफ राइट, है ना। तो हीगल से प्रभावित कार्ल मार्क्स था। हीगल की ये कार्ल मार्क्स की किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल में मिस्टर कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि हीगल का द्वंद्ववाद सर के बल खड़ा था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। ठीक है, उसका कारण यह है कि हीगल है ना जो विचारों की बात करता। हीगल यूं कहता है कि पहले विचार आएंगे, और विचार आएंगे उसके बाद में पदार्थ आएगा। ठीक है, भौतिक तत्व आएगा। लेकिन मिस्टर मार्क्स यूं कहता है कि पहले भौतिक तत्व आएगा जिसके बाद पदार्थ आएंगे। स्पेंसर था, वो डार्विन से प्रभावित था। डार्विन की किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, तो ये संवाद की बात करता है। ये कहता है कि संवाद होगा तो उसका इंटरप्रिटेशन होगा। भाई ये जो मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं ना, एक एक कीवर्ड दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, तो पाठ की व्याख्या की बात करता है, रेफरेंसेस की बात करता है, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, संवाद के महत्व पर भी ये बल देता है। अब हम इसके प्रमुख विचारकों की चर्चा कर लेते हैं कि हर्मेन्यूटिक परंपरा के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। आपको विशेषता समझ में आ गई, हर्मेन्यूटिक परंपरा है वो आपको समझ में आ गई। अब हम विचारकों की चर्चा करें तो भाई साहब एक जर्मनी के व्यक्ति हैं। ठीक है, जर्मनी के हमारे और भी विचारक हैं, बेवर भाई साहब हैं, वो भी जर्मनी के हैं, और मिस्टर कार्ल मार्क्स है ना, वो भी हमारे जर्मनी के हैं। अगर जर्मनी नहीं होता तो सोशलॉजी आज इतना डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, एक व्यक्ति जिनका नाम है मिस्टर फ्रेडरिक श्लेयरमेकर, है ना। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि ऊट पटांग हो, क्योंकि इनका देखो मैंने भी ये गूगल ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो फ्रेडरिक श्लेयरमेकर 1768 में इनका जन्म हुआ, 1834 में मृत्यु हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर तैयार होता है कि आधुनिक हर्मेन्यूटिक परंपरा के जनक कौन है, फ्रेडरिक श्लेयरमेकर है। पहली बार सुना है ना नाम ठीक है, इन्होंने स्लेयर मेकर ने बाइबल की व्याख्या से परे सामान्य व्याख्यात्मक सिद्धांत पर विस्तार से लिखा है। इन्होंने भी ध्यान रखना, अपनी इस परंपरा की जो शुरुआत की थी ना वो बाइबल से ही की थी। बाइबल का जो ओरिजिनल कंटेंट है, उस ओरिजिनल कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसका वास्तविक इंटरप्रिटेशन करने पर किसने काम किया था, मिस्टर फ्रेडरिक स्लेयर मेकर ने। ठीक है, और वही बात आ गई ना, प्रोटेस्टेंट धर्म और ज्ञानोदय की आलोचना का सामंजस्य स्थापित। आपको पता है, जैसा कि मैंने कहा 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप जकड़ा हुआ था, यूरोप की जनता। तो वो जो विरोधाभास थे ना, विरोधाभास क्या थे, विरोधाभास यही था कि पोप अपना डर दिखा रहा है, राजा अपना डर दिखा रहा है, लोगों का शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। राजा यूं कहता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, व्यक्तिगत गुणों को महत्व दिया जाता था, उनकी शोषण के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। तो ये आधुनिक हर्मेन्यूटिक के जनक कौन है, फ्रेडरिक श्लेयरमेकर। ठीक है, फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर जिसके बाद में विलियम डिल्थे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर विलियम डिल्थे है ना भाई साहब, विलियम डिल्थे भी कहाँ के थे, जर्मनी के, ध्यान रखना। और ऐसा माना जाता है कि जो बर्लिन विश्वविद्यालय है ना, बर्लिन विश्वविद्यालय में मिस्टर फ्रेडरिक हेगल था ना, उसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं मिस्टर विलियम डिल्थे। ठीक है, ये भी एक समाजशास्त्री है, व्याख्या शास्त्री है। यहाँ पर व्याख्या शास्त्री का मतलब होता है हर्मेन्यूटिक फिलोसफर। ठीक है, डिल्थे ने प्राकृतिक विज्ञानों से अलग मानव विज्ञान के लिए पत्ती स्थापित करने की कोशिश की। मतलब डिल्थे यूं कहता था कि भाई प्राकृतिक विज्ञानों की तो बहुत सारी मेथड्स हैं, इसको समझो। ये यूं कहता था कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान कौन, फिजिक्स प्राकृतिक विज्ञान हो गई बहुत, और जिसके बाद में रसायन शास्त्र वो प्राकृतिक विज्ञान। इनमें तो बात को साबित करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक्सपेरिमेंट कर लो।
लेकिन हमारे ह्यूमैनिटीज में क्या है, हमारे मानव विज्ञान में क्या है, हमारे सोशल साइंस में क्या है, हमारे समाज शास्त्र में क्या है? तो इन्होंने एक पद्धति इजाद की, ठीक है ना, इन्होंने उस पर काम किया, उसका सही ढंग से इंटरप्रिटेशन करने का काम किया, उसका निर्वचन करने का काम किया, है ना। और इन्होंने कहा कि मानव जीवन को अगर समझना है तो वाक्यवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। वाक्यवादी दृष्टिकोण का मतलब वो नहीं है एक्सप्लेन वाली व्याख्या। वाक्यवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि उसका इंटरप्रिटेशन, भाव को समझना। जैसे मुझे खूब याद है, एक हमारे घर एक लड़का आता था, ठीक है, और मीठी मीठी बातचीत करता, ठीक है, मेरे पिताजी से खूब बातचीत करता और छोटा मोटा काम भी करवा देता। एक दिन पता चला कि जो पानी की मोटर है ना, उसी कोई चोर ले गया। मतलब वो मोटर गायब थी रात को। अब हम समझ गए कि ये फलाना व्यक्ति आ रहा है, तो यही ले गया होगा। फिर उसका हल्का फुल्का रिमांड लिया, फिर उसने कहा कि ये काम मैंने ही किया है। अगर ये जो है ना हर्मेन्यूटिक विचारधारा, वो यही कहती है कि कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे घर में आ रहा है तो इसके पीछे इसका कोई ना कोई भाव छुपा होगा, तभी ये इस प्रकार की हरकत कर रहा है, ठीक है ना। ये उस दृष्टिकोण को निर्मित करने की बात करता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में, हाँ ध्यान रखना भाई साहब, ये जो कीवर्ड है ना, ये बहुत मोस्ट कीवर्ड है, ठीक है। मानव विज्ञान, अब देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत लंबा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसको आप जरूर याद कर लेना। ये जहां भी कीवर्ड आ जाएगा ना, तो वहां पर आप मिस्टर विलियम डिल्थे कर देना, ठीक है। विलियम डिल्थे ने प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान के बीच में जो खाई है ना, उस खाई को समझने पर काम किया था कि जो प्राकृतिक विज्ञान के जो मेथड्स होते हैं, ऐसे मेथड्स हैं वो ह्यूमैनिटीज यानी सोशल साइंस में भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर जिसके बाद में अगला व्यक्ति है मार्टिन हाइडेगर, ठीक है। ये मार्टिन हाइडेगर है, ये भी जर्मनी के ही है ना, और ये भी अस्तित्ववाद में योगदान देते हैं। हाइडेगर भी, मतलब ये ध्यान रखना कि व्यक्ति के अस्तित्व की बात करते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए आया, मेरा आखिर में अस्तित्व क्या है। तो ये व्यक्ति खुद के अस्तित्व के इंटरप्रिटेशन की बात करता है। तो ध्यान रखना, जहां कहीं भी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण आ जाए ना, जहां कहीं भी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण आ जाए, आपको मिस्टर मार्टिन हाइडेगर कर देना है, ठीक है। और जिसके बाद में इनकी एक बहुत फेमस किताब है बिंग एंड टाइम, ये 1927 में लिखी गई थी, ठीक है। बिंग एंड टाइम, इसमें ये हर्मेन्यूटिक परंपरा की बात करते हैं, स्वयं के होने की व्याख्या और हमारा अस्तित्व। मतलब मिस्टर मार्टिन हाइडेगर ने यही कहा था, इन्होंने हर्मेन्यूटिक सर्कल दिया है मार्टिन हाइडेगर ने। वो कहता है कि हम क्या है, हमारा ओरिजिनल आधार क्या है, अस्तित्ववाद की बात करता है मिस्टर मार्टिन हाइडेगर, ठीक है। खुद को समझने की बात करता है कि मैं क्यों आया। अब मुझे ले लीजिए, धरती का वैसे ही बोझ, वैसे ही वजन हूं, कुछ काम नहीं कर रहा, क्या है मेरा होने ना होने का वजूद। भाई एक्चुअल में हमें समझना है कि हम क्यों आए, हमारी आवश्यकता क्या है, इस दुनिया को, अपने घर परिवार को हमारी आवश्यकता, इसके इंटरप्रिटेशन की बात करता है। इसकी अस्तित्ववाद की बात कौन करता है? मार्टिन हाइडेगर करता है। आ गए समझ में? और इनकी किताब है बिंग एंड टाइम, जो कब लिखी गई थी? 1927 को, ठीक है। फिर जिसके बाद में, ये हाइडेगर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। हाइडेगर के स्टूडेंट मिस्टर गेडेमर, याद करना पड़ेगा ये तो, पता है कि ये ऊपर नीचे हो रहे हैं नाम, है ना, हाइडेगर और गेडेमर। इनकी किताब है ट्रूथ एंड मेथड्स, ठीक है। बिंग एंड टाइम ये किसकी है? हाइडेगर की, ठीक है। दोनों को याद कर लेना, बिंग एंड टाइम किसकी है? मिस्टर हाइडेगर की है। और ट्रूथ एंड मेथड्स ये किसकी है? मिस्टर गेडेमर की है, ठीक है ना। इन्होंने समझ का एक ऐतिहासिक रूप पर ध्यान दिया है, और ये किसी भी व्याख्या करने के लिए पूर्वाग्रह और संदर्भ की बात करते हैं, ठीक है। अतीत और वर्तमान के संलयन की बात करते हैं। अस्तित्ववाद आ जाए तो हाइडेगर करना है, अस्तित्ववाद आ जाए तो हाइडेगर करना है, ठीक है ना। और अतीत और वर्तमान आ जाए, मतलब ये क्षितिज के संलयन पर जोर देते हैं। ये कीवर्ड याद रख लेना, जहां कहीं भी क्षितिज संलयन आ जाए, आपको मिस्टर
हैंस जॉर्ज गैडेमर, आंख बंद करके कर देना, ट्रूथ एंड मेथड्स आ जाए हैंस जॉर्ज गैडेमर कर देना। आ गए समझ में? फिर जिसके बाद में देखो यहां पर लिख भी रखा है कि हैंस जॉर्ज गैडेमर के दर्शन क्षितिज का संलयन, ये जर्मन शब्द है, हाँ ध्यान रखना, ये जर्मन शब्द को भी अच्छे से याद कर लेना। अब इसका ट्रांसलेट अगर हम करें तो हॉरिजॉन्ट वर्चू मेल जुंग, अटपटा है लेकिन ये याद करना ही पड़ेगा। जैसे वृष्टेन पत्ती की चर्चा करते हैं ना, तो उसका भी एक अटपटा शब्द है वृष्टेन वाला, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। इसी तरीके से लंबपूरा है, जैसे हम इसके पीछे और आया है ना वो एक शब्द आया है विलियम डिल्थे का, ये वाला, ठीक है, इसको जैसे गूगल करोगे विलियम डिल्थे आ जाएगा। फिर जिसके बाद में ये क्षैतिज संलयन यानी अतीत और वर्तमान के समझ की बात करता है, और जिसके माध्यम से वाक्यात्मक संवाद सदस्य व्यापक संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। मतलब ये कहता है कि किसी के रेफरेंस को समझना है ना, किसी के अर्थ को समझना है, तो उसके ऐतिहासिक पर्सपेक्ट पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर जिसके बाद में अगले विचारक की चर्चा करते हैं पाल रिकोयर, ठीक है। ये पाल रिकोयर ये फ्रांसीसी विचारक थे, फ्रांस के दुर्खिम्बी है, मिस्टर आगस्ट कामते भी है, ठीक है। और ये घटना विज्ञान की बात करता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख भी रखा है कि रिकोयर ने हर्मेन्यूटिक को घटना विज्ञान के साथ जोड़ा है, कि कैसे कोई प्रतीक हो गया, कोई भाषा हो गई, कोई कथाएं हो गई, ये क्या करती हैं कि मानव की समझ को आकार देती है भाई साहब, आकार देती है। जैसे हम सड़क की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं ना, अब सड़क पे बहुत सारे सिंबल्स बने रहते हैं, लिखा कुछ भी नहीं रहता। जैसे बेड बने हुए हैं, बेड, तो वहां पर हम उसका अर्थ समझाते हैं बेड है तो अस्पताल है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे घुमावदार ऐसी लाइनें होती हैं तो पता चल जाता है कि वो बैरियर्स बने हुए हैं। एक ऐसे घुमावदार पट्टी होती है तो हम पता लगा लेते हैं कि आगे मोड़ है। छोटे छोटे बच्चे पैदल जा रहे हैं, बच्चे बच्चियां छोटे पैदल जा रहे हैं, तो हम लगा देंगे यहाँ पर कोई स्कूल है। सिंबल है, प्रतीक, उसने हमारी समझ को आकार दिया, लिखा कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया कि उसका इंटरप्रिटेशन किया। जैसे मान लेते हैं देखो ये सारी चीजें किताब में नहीं मिलेगी, आपको पूर्णतः समाजशास्त्री बनना पड़ेगा, हर एक चीज में सोशियोलॉजी लाना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि मैं ये चीज पढ़ता हूं? ये पढ़ता नहीं हूं मैं हर चीज, मेरे हर वक्त जब मैं कॉन्शियस में रहता हूं ना, चेतना में रहता हूं, तो मैं पूर्ण सोशियोलॉजी, खा रहा हूं तो सोशियोलॉजी, पी रहा हूं तो सोशियोलॉजी, और फिर वहीं की जो घटनाक्रम चलती है, मां शारदा का आशीर्वाद है कि वो एग्जाम्पल रिकॉल होते रहते हैं ऑन द स्पॉट। जैसे हॉर्न बना हुआ है, हॉर्न में वो क्रॉस बना हुआ है, लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही देखा यहां इंटरप्रिटेशन हो गया, यहां इंटरप्रिटेशन हो गया, तो हमारे दिमाग में बात क्या आई कि यहां पर या तो कोई स्कूल है या अस्पताल है, हॉर्न मत बजाओ, दैट इज हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस, इसे हम बोलते हैं वाक्यवादी परंपरा। आ गया समझ में? तो ये भाई साहब है ना मिस्टर पाल रिकोयर, ये यूं कहता है कि कोई भी सिंबल्स, लैंग्वेज या कथाएं ये मानव समझ को आकार देती है, मानव की नॉलेज को बढ़ाती है, ठीक है। इनकी बहुत फेमस किताब है, ध्यान रखना, दो किताब है, द सिंबोलिज्म ऑफ एविल, ठीक है, और दूसरी किताब है टाइम एंड नैरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लेना, ठीक है। अब आओ साहब आगे बढ़ते हैं। प्रतीक, लैंग्वेज और नैरेटिव, इन तीनों की बात कौन करता है? मिस्टर पाल रिकोयर करता है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला व्यक्ति है मिस्टर जुर्गेन हैबरमास, ये आलोचनात्मक हर्मेन्यूटिक्स है, ठीक है, क्रिटिकल हर्मेन्यूटिक्स के नाम से जाना जाता है। जहां कहीं भी क्रिटिकल हर्मेन्यूटिक्स आ जाए आपको मिस्टर जुर्गेन हैबरमास कर देना है। पब्लिक स्पेयर की बात हैबरमास करता है, संचार की बात मिस्टर हैबरमास करता है, जुर्गेन हैबरमास, ठीक है ना। समझ और आलोचना ये दोनों की बात करता है, ये समझ की भी बात करता है, ये आलोचना की बात करता है। ये कहते हैं हम जितने डाउट्स करेंगे, आलोचना करेंगे, तभी हमारी समझ है ना जो विकसित होगी। तो क्रिटिकल हर्मेन्यूटिक्स की बात कौन करता है? मिस्टर जुर्गेन हैबरमास करता है। फिर जिसके बाद में एमिलियो बेट्टी, पहली बार सुना है ना, एमिलियो बेट्टी, ये इटली के थे मिस्टर एमिलियो बेट्टी, ठीक है ना, और रोमन कानून के विज्ञान थे, दार्शनिक थे, धर्मशास्त्री थे, है ना। वस्तुनिष्ठता और लेखक की जानबूझकर की गई व्याख्या पर जोर देते हैं, ध्यान रखना,
ये कहते हैं कि व्याख्या को विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक घटनाओं की बजाय लेखक के इच्छित अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए, ये यूं कहता है। मैं आपको एक चीज, एक किस्सा मेरे याद आ गया आज भी। बात उस जमाने की है यार, मैं यही 7वीं 8वीं का विद्यार्थी रहा हूँगा। अब सुनो, देखो शैतानी खोपड़ी तो शुरू से ही था मैं। हमारे गांव के डोकरा, डोकरा मतलब बूढ़े बुजुर्ग आदमी, डोकरा एक सम्मान सूचक शब्द है। तो एक जगह थी, वो जैसे गांव में जाते हैं तो वो थाई बनी हुई है जहां पर नीम का पेड़ है, तो वहां पर डोकरा बैठे रहते, हुक्का उक्का पीते रहते। और भाई टीवी वीवी मोबाइल तो था नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, 7वीं की बात कर रहा हूँ मैं, 7वीं 8वीं की बात कर रहा हूँ, लगभग 2002 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और 2002 का मतलब हो गया कि आज से 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कोई मोबाइल था नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करती थी। तो वो टेलीविजन वाले 24 घंटा नहीं चलाते थे, शाम को टाइम रामायण और जय हनुमान जैसे सीरियल आते थे तभी वो टीवी चलाते। टाइम पास तो हो दोपहर का, स्कूल चले जाते, फिर वो बूढ़े डोकरों के पास, क्योंकि वो इधर उधर की बात करते तो हमें भी स्वाद आता उन बातों में। एक हमारे बाबा था, उसके पास रामायण जी थी। अब साहब रामायण जी संस्कृत भाषा में पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता। अब पढ़ने का शौक भी था, क्योंकि रामायण जी का स्टैंड था, लकड़ी के पट्टे, और वो स्टैंड था, वो मतलब वो एक अजीब फील आता लकड़ी का तक। हाँ, एक उसका फॉर्मूला और था, रामायण जी को लकड़ी के तख्त पर ही फटा पड़ा जाता था। ठीक है ना, मतलब अब तो पता नहीं कहीं भी बैठ जाते हैं, लकड़ी का तख्त था। अब उस तख्त पे बैठने का शौक, अब मन में आ रहा है वैसे ही मन में आ रहा है वैसे ही हम कह रहे हैं। अब एक दिन चली बात, 2 दिन चली, और वो एक बाबा विद्वान था, उसने कहा कि ये तो किरदार ही नहीं है रामायण जी में, तो तुम ये कहां से ला रहे हो। फिर एक दूसरे की चुगली की गई तो वो पता चल गया। तो यहां पर ये जो भाई साहब है ना, मिस्टर बेट्टी जी हैं, ये बेट्टी जी यूं कहते हैं कि व्यक्तिपरक व्याख्याओं की बजाय जो लेखक का अर्थ है ना, ओरिजिनल जो लिखा है, मैंने तो अपना व्यक्ति पर कुछ भी विचार रखा, उसको उस तरीके से मत समझो। सही एग्जाम्पल आया ना, उसको जो ओरिजिनल लेखक ने जो चीज लिखा है ना, उस भाव के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करो। दैट इज हार्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस। आ गया समझ में। एक मिस्टर गैस्टन बर्ड है, ये भी फ्रांसीसी दार्शनिक थे, है ना। गैस्टन बर्ग ने भी अर्थों की गहराई को समझने पर बल दिया है। और जिसके बाद में मिशेल फूको, ये ज्ञान और शक्ति की बात करता है। जूडिथ बटलर, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जेंडर और आइडेंटिटी आ जाए ना, वहां जूडिथ बटलर इसकी क्या करता है, बात नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है नेट की परीक्षाओं में। ठीक है ना। ये लो साहब, ये सारे के सारे थिंकर हैं जो हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस के हैं। अगर हम इनके सिद्धांतों की बात करें हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस के, तो ध्यान रखना, एक होता है लिटरल, है ना, और दूसरा होता है एलेगोरिकल। लिटरल का मतलब होता है पाठ के स्पष्ट और सीधे अर्थ को प्राथमिकता देना। ठीक है, मतलब जो दिखाई दे रहा है ना, उसको स्पष्ट तौर पर उसी को इंपॉर्टेंस देना। और एलेगोरिकल का मतलब है कि उसके छुपा हुआ, यानी दरवाजे के पीछे क्या है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी बात तो लिटरल करता है, और इसके पीछे भी क्या हो सकता है, जो गूढ़ रहस्य है उनको समझने की बात करता है एलेगोरिकल। ठीक है। फिर जिसके बाद में एक है हर्मेन्यूटिक सर्कल। ये जो हर्मेन्यूटिक सर्कल है, ये मार्टिन हाइडेगर ने प्रस्तुत किया था। पाठ की पूरी समझ केवल उसके हिस्सों को समझ पर नहीं, बल्कि पाठ और पाठक के बीच के संवाद की बात करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। पाठ और पाठक के बीच संवाद की बात कौन करता है, मिस्टर मार्टिन हाइडेगर करता है। ठीक है। हर्मेनेटिक सर्कल दिया था, एक पारंपरिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, है ना, इसमें इतिहास के रेफरेंस की बात करता है। ठीक है, इतिहास में जो घटित हुआ था उसको भी समझ लेना है। फिर जिसके बाद में संदर्भ और परंपरा, है ना, तो पाठ की व्याख्या केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, उसका रेफरेंस क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसका भाव क्या है, उसकी बात कौन करता है, संदर्भ और परंपरा। एक होता है संवादात्मक, और इसकी बात करता है हैंस जॉर्ज गेडेमर, है ना, ये संवाद को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है। फिर जिसके बाद में नैरेटिव, ये कथा और उसकी संरचना की बात करता है। और जिसके बाद में सांस्कृतिक, ये विभिन्न संस्कृतियों को समझने की बात करता है। सामाजिक और राजनीतिक, ये शक्ति, सत्ता और सामाजिक संरचना की बात करता है। संपूर्ण भागीदारी, ये पाठ के सभी पहलुओं को समझने की बात करता है। और वास्तविकता,
ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कहता है कि किसी अर्थ को वास्तविकता के द्वारा ही समझा जाना चाहिए। अब देखो साहब, क्लास तो खत्म हो गई, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं आज की क्लास में आपको। पहला प्रश्न तो ये समझ लो कि जो हर्मेन्यूटिक सर्किल है ना, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये हर्मेन्यूटिक सर्किल दिया है मिस्टर मार्टिन हाइडेगर ने, ठीक है। एक प्रश्न तो ये बनकर तैयार होता है। फिर जिसके बाद में ज्ञान और शक्ति की बात करता है मिशेल फूको, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट ये हो गया, ठीक है। लिंग और पहचान, हर्मेन्यूटिक को जेंडर और आइडेंटिटी में काम कौन लेता है? जूडिथ बटलर लेता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। जेंडर, जेंडर का मतलब है जहां महिलाओं की बात की जाएगी वहीं जेंडर आएगा, ठीक है। और लिटरल, जो पाठ के स्पष्ट और सीधे अर्थ को प्राथमिकता देता है, ये भी स्पष्ट है, इंपॉर्टेंट है। और एलेगोरिकल, ये गूढ़ और अंदर तक, तह तक जाने की बात करता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में एमिलिया बेट्टी, ठीक है ना, ये लेखक के इच्छित अर्थ को समझने की बात करता है, ठीक है। गैस्टन बर्ड, ये भी हर्मेन्यूटिक से आता है। फिर जिसके बाद में जुर्गेन हैबरमास, ये आलोचनात्मक हर्मेन्यूटिक शास्त्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने विशेष तौर पर गैडेमर की आलोचना की है। फिर जिसके बाद में पाल रिकोयर, पाल रिकोयर की ये दो बहुत फेमस किताब है, द सिंबॉलिक ऑफ एविल और टाइम एंड नैरेटिव, याद कर लेना इनको, ठीक है। और फिर जिसके बाद में जॉर्ज गैडेमर, है ना, ये क्षितिज संलयन की बात करता है, मतलब अतीत और वर्तमान की बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षितिज संलयन, ठीक है। और इनका जो ये कीवर्ड है ना, क्षितिज संलयन, ये कीवर्ड को जरूर याद कर लेना। फिर जिसके बाद में ट्रूथ एंड मेथड्स, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ट्रूथ एंड मेथड्स, जॉर्ज गैडेमर की। फिर जिसके बाद में मार्टिन हेडेगर, इनकी बहुत बीइंग एंड टाइम 1927, ये अस्तित्ववाद पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्तित्ववादी दर्शन। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विलियम डिल्थे, ठीक है, ये मानव विज्ञान, ये जो इनका कीवर्ड है, इसको जरूर याद कर लेना, है ना। और फिर जिसके बाद में ये फेडरिक स्लेयर मेकर, है ना, ये फेडरिक स्लेयर मेकर आधुनिक हर्मेन्यूटिक के जनक माने जाते हैं, फेडरिक स्लेयर मेकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जिसके बाद में ये विशेषता हो गई पाठ की व्याख्या, संदर्भ, विभिन्न दृष्टिकोण और संवाद का महत्व, और ये इनके अलग अलग चरण हैं, ठीक है। ये लो साहब, आज की जो क्लास है वो क्लास हमारी समाप्त हो जाती है। ये क्लास हो गई साहब लगभग 52 मिनट की। अब ध्यान रखना, जितना कंटेंट, जितनी आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, आप तुलना करके देख लेना। मैं आजकल एक बात कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ पेड क्लास ज्वाइन करने से पहले और दूसरे शिक्षकों के साथ हमारे कंटेंट की तुलना किया करो। ऐसा मैं इसलिए नहीं कहती कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे आज की क्लास बनाई है तो लगभग मैंने 5-6 घंटे मेहनत की, फिर वो चीज़ मेरे समझ में आई है, तब जाके मुझे पता चला है कि कौन हर्मेन्यूटिक से ताल्लुकात रखता है, वास्तविक में इसके सिद्धांत क्या हैं, इसके विशेष कीवर्ड क्या हैं, उन थिंकर्स की बुक्स क्या हैं। अब भाई इतनी मेहनत करने के बाद में एक शिक्षक इतनी मेहनत कर रहा है और जब वो कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है, और कुछ हैं जो विद्यार्थियों को मूर्ख बनाए, थोड़ी तकलीफ तो होती है ना। इसीलिए मैं खुले मंच पे कहता हूँ कि हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करने से पहले दूसरे शिक्षकों की क्लास तक देखा करो, एक क्लास नहीं 50 क्लास देखा करो, तब जाके ज्वाइन किया करो। और जिस भाव उद्देश्य के साथ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, मैक्सिमम क्लासेज में एग्जाम्पल नहीं होते हैं मेरे, है ना, टू द पॉइंट बातें होती है। आज की क्लास में एग्जाम्पल देना जरूरी था। मैंने एक क्लास डाली थी मर्टन की, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास है यूट्यूब पर। एक ने कमेंट्स किया कि क्लास बहुत बड़ी हो गई। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते को देसी घी नहीं पचता है, फ्री की कदर नहीं होती। अब उस भाई साहब को 1 घंटा 10 मिनट की क्लास बड़ी लगी,
क्या कभी उसने ये सोचा है कि उस क्लास को बनाने के लिए मेरे कितने घंटे लगे होंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, ये मेहनत सिर्फ़ आपके लिए है। मेरा कुछ भी नहीं है, आप सफल हो जाओगे, आप प्रोफ़ेसर बन जाओगे, आपको तनख्वाह मिलेगी, आप अपने बच्चों को पालोगे, अपने जीवन को खुश रखोगे। मेरा क्या जा रहा है भाई? मेरा क्या लोभ है? है कोई लोभ? लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। मैं अपने आप को साबित करने के लिए मेहनत करता हूँ, मैं रिज़ल्ट देने के लिए मेहनत करता हूँ कि मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ स्टूडेंट ये ना कहे, देखो, सफलता, असफलता एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन कम से कम दिल में संतुष्टि तो होनी चाहिए। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि फेल पास ये तो अलग है मुद्दा, लेकिन हम कोशिश तो करें। एक किसान ये सोच लेगा कि यार मैं खेती नहीं करूंगा इस बार क्योंकि बारिश नहीं होगी, और वो इस सोच के साथ खेती नहीं करेगा, तो उसके घर में एक दाना नहीं आ सकता, लेकिन वो मेहनत करता, क्या पता कि बारिश हो जाती। इसीलिए मेहनत करो। मैं जाता हूँ, अभी अपने जांगिड़ों का घर है, उन्होंने अपने घर के आगे ना तो पोर्च दिया ना रैंप दिया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि फोर व्हीलर तो कभी आएगी ही नहीं। तो वो कभी आएगी ही नहीं, ये सत्य बात है, क्योंकि उनके दिमाग में साइकोलॉजी हो गई कि फोर व्हीलर तो आएगी नहीं। इसीलिए मेहनत करो, कर्म करते रहो, फल जरूर मिलता है। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ें, मेरी शुभकामना है। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।